Okay. So yesterday we have seen the force between two parallel conductor. Now today we have to see the torque on rectangular loop in a magnetic field. In magnetic field. Okay. तो हम पहले रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर करेंगे. सपोज वी कंसीडर दिस इज द रेक्टेंगुलर लूप. This is suppose L and this is suppose B and it is placed in a uniform magnetic field. तो मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ. दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब रेक्टेंगुलर लूप से करंट जब भेजेंगे तभी जाके उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा और वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा. तो हम पकड़ लेते हैं कि दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया. तो इसके अबाउट ये घूमेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा. तो देखिए ये अगर हाफ है तो ये b/2 हो जाएगा और ये b/2 हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट वापस आएगा. मैं इसको सेक्शन को नाम दे देता हूँ ए बी सी डी. आपने 10th में ऐसा कुछ एसी मोटर या डीसी मोटर में कुछ पढ़ा होगा, करेक्ट और नॉट. तो इसका सिर्फ एक्सप्रेशन हमें निकालना है कि क्या टॉर्क, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है. देखो टॉर्क हमने 11th में पढ़ा था. व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स. आर क्रॉस एफ लिखा था हमने. टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, नॉट एफ क्रॉस आर. देखा था 11th में ये. ओके. तो यहाँ पे फोर्स पहले देख लेते कहाँ पे. तो पहले देख लेते लेट कंसीडर रेक्टेंगुलर लूप ABCD in magnetic field B. ठीक है. इसके अंदर कंसीडर किया है हैविंग लेंथ L एंड ब्रेथ B. तो इसका एरिया क्या होगा रेक्टेंगुलर लूप का? हेंस द एरिया इज इक्वल टू L इंटू B. क्लियर है. नाउ let I be the current through it. इसके अंदर से करंट कितना जा रहा है? I करंट जा रहा है. तो हम पहले निकाल लेते हैं कि फोर्स किस किस के ऊपर एक्ट होगा. अब कल हमने देखा था कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड देखा था. यहाँ पे कितने पार्ट आ रहे हैं लूप के? यहाँ पे लूप के कितने पार्ट आ रहे हैं? देखिए ए बी बी सी सी डी एंड डी ए. बराबर है. वो तो अरे ये वायर ज्वाइंट नहीं है लेकिन नजदीक होते हैं ना, तो हम लेंथ पकड़ सकते हैं इसकी और इसकी लेंथ जोड़ के ऐसे. ठीक है. तो अभी अगर हम ए बी की बात करते हैं तो करंट की डायरेक्शन देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को कैसी है? परपेंडिकुलर. यस और नो? यहाँ पे कैसी है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर आ रही है सीडी में. और D2 इस एक्सिस ऑफ रोटेशन तक ये आ रही है और यहाँ से ये जा रही है. अब देखिए आप, अब अगर देखते हैं तो ये देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डायरेक्शन एक आ रही है, तो हम एडी सेक्शन को कंसीडर कर सकते हैं. देखो अब AB पे कुछ फोर्स एक्ट होगा. हमने देखा इससे पहले एक्सप्रेशन, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ILB sin थीटा. तो यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है? 90. ठीक है. तो फोर्स ऑन सेक्शन AB कितना है? एफ ए बी इज इक्वल टू ILB. क्लियर है? ILB. अब देखना है हमें सेक्शन BC पे. और फोर्स BC कितना होगा? यहाँ पे साइन 91 था इसलिए मैंने नहीं लिखा है. ठीक है. यहाँ पे 90 थीटा कितना बन रहा है?
0, तो साइन 90 कितना होगा? साइन 0, हाँ साइन 0 कितना होगा? 0, तो ये हो गया 0 एज थीटा इज इक्वल टू 0, हियर इज एज थीटा इज इक्वल टू 90। क्लियर है? अब लेते हैं सेक्शन सी डी। ऑन सेक्शन सी डी, फोर्स ऑन सेक्शन सी डी कितना होगा? आई एल बी, यहां पर भी थीटा कितना आ रहा है आपका? 90। ठीक है, अब देखिए मतलब एडी पे भी 0 ही होगा बिकॉज दोनों अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? या फिर अपोजिट बोल दो, साइन 180 वैसे भी 0 ही होता है। तो फोर्स ऑन डी ए सेक्शन इज ऑल्सो 0। अब देखिए पहले तो फोर्स की डायरेक्शन हमें निकालनी है, फ्लेमिंग रूल के हिसाब से निकाल सकते हैं। फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए लेफ्ट हैंड रूल लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड होगा। हमारा करंट किधर जा रहा है? ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ए बी सेक्शन पे फोर्स कहाँ एक्ट हो रहा है? अंदर के डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पे फोर्स क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये होगा एफ ए बी, ये होगा एफ सी डी। क्लियर है? अब देखिए दोनों फोर्स इक्वल है, देखो आई एल बी, ए बी आई एल बी है, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड सेम है, लेंथ सेम है, करंट भी सेम है, बराबर है। तो दोनों फोर्सेस सेम है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते थे, इसको हम कपल ऑफ फोर्स बोलते हैं, जिसके कारण टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। हमने लास्ट ईयर देखा था कपल ऑफ फोर्स। हाँ, तो हम टॉर्क निकाल लेते, तो हम निकाल लेते हैं हेंस टॉर्क ऑन, पहला लेते टॉर्क ऑन ए बी। ए बी पे कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना था ए बी का? ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। देखो एक फोर्स उसको अंदर ले रहा है, एक बाहर ले रहा है, तो ये लूप ऐसा घूमेगा गोल, किसके अबाउट घूमेगा? दिस एक्सिस के अबाउट घूमेगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, कितना आता है ये देखो डायग्राम के हिसाब से, बी बाय, हाँ तो ये हो गया आपका बी बाय 2 एफ ए बी, बराबर है आर आर एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू फोर्स, फोर्स कितना ए बी पे? एफ ए बी। तो टॉर्क कितना बनेगा आपका? टॉर्क ए बी इज इक्वल टू बी बाय 2 इंटू आई एल बी। ठीक है, ये हो गया टॉर्क ए बी पे। सिमिलरली टॉर्क ऑन सी डी कितना होगा? देखो बीसी पे तो 0 होगा क्योंकि फोर्स 0 है, और डीए पे भी क्या होगा? 0। तो अब बचा क्या है? सीडी, सीडी पे फोर्स हो रहा है, तो इसका भी डिस्टेंस देखो सीडी का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है? बी बाई 2 ये आ रहा है, तो ये भी कितना होगा? बी बाई 2 आई एल बी। ठीक है, अब हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है। अब टॉर्क की डायरेक्शन देखो क्या होगी, अगर मैं एक्सिस लेता हूं, ये फोर्स इसको घुमा रहा है ऐसे, कौन सा डायरेक्शन आ रहा है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो मैं ए बी को क्लॉकवाइज करता हूं, इसको देखो ए बी इसको ऐसे ही घुमा रहा है, एफ सी डी कैसे ऐसे घुमा रहा है ना। अरे देखो ये अंदर जा रहा है तो ये ऐसा घूम के आएगा और ऊपर वाला ऐसे घूमेगा, तो क्लॉकवाइज ही है ना दोनों की। हाँ, तो मैंने बताया था सम करना है तो हमें पहले डायरेक्शन निकालनी पड़ती है, अगर उल्टी है तो माइनस करना है, सीधी है तो दोनों को प्लस करना है। तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? नेट टॉर्क टॉ इज इक्वल टू, हाँ बोलिए। क्या ऐड करे? अरे यार पहले ही मैंने बोला था कि मैं कर नहीं सकता, अभी वीडियो लगने के बाद वो पॉज हो जाएगा वीडियो। एक तो पहले ही करना है, 9 बजे आ जाना इस पे, बाद में वीडियो देख लेना बोलना उसको। तो देखो टॉर्क इज इक्वल टू ए बी, तो टॉ ए बी होगा प्लस टॉ सी डी होगा। ठीक है, तो टॉर्क ए बी प्लस टॉर्क सी डी, देखो ए बी भी क्लॉकवाइज है, सी डी भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर एक क्लॉकवाइज होता है एक एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम क्या करते हैं? उसको सब्ट्रैक्ट करते। तो दोनों को देखो क्या होगा? बी बाई 2 आई एल बी प्लस बी बाई 2 आई एल बी। यहाँ पे बी बाई 2 प्लस बी बाई 2 ये दोनों सेम है, तो कितना हो जाएगा? आई एल बी इंटू स्मॉल बी, बराबर है? बराबर है कि नहीं है? हाँ, तो एल इंटू बी क्या है? हाँ, तो टॉर्क कितना आएगा आपका? आई ए बी। क्लियर है? अगर कुछ एंगल बनाता है, इफ
लूप मेक्स एंगल, क्या हो जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। क्लियर है? एंगल कुछ बनाया तो साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे हमने कितने नंबर ऑफ टर्न्स लिए? एक ही लूप लिया है, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स 1 था। अगर हम n नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं तो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा? टॉ इज इक्वल टू n i a b sin theta, and this is nothing but the torque experienced by the loop having n number of turns and making angle theta. अगर थीटा नहीं करता है तो कितना होगा? n i a b for n number of turns. So this is the expression for torque experienced by the loop in a uniform magnetic field. क्लियर है? ठीक है। कौन सा? यहां से। ओके देखो, हमने ए बी पे देखना है, 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए फोर्स कितना होगा? साइन 91 होता था आई एल बी, हमने देखा था फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर आई एल बी साइन थीटा। बीसी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थीटा बन रहा है 0, तो इसलिए 0 होगा। सीडी परपेंडिकुलर हो रहा है, इसलिए आई एल बी का साइन 91 होगा। डी ए 0 होगा क्योंकि फील्ड और इसकी डायरेक्ट एंगल नहीं बन रहा है। हेंस टॉर्क ऑन ए बी निकालना है, तो टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है। तो परपेंडिकुलर, आर मतलब क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये एफ क्या होता है? फोर्स। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा b/2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखिए ये वाला, तो b/2 इंटू आई एल बी। ये फोर्स कितना है ए बी पे? आई एल बी। और यहाँ पे कितना है? सीडी, सीडी पे भी डिस्टेंस उतना आता है b/2, लेकिन फोर्स भी उतना ही है आई एल बी। लेकिन दोनों कैसे है? ये भी ऐसा ही घूम रहा है और ये भी इसको ऐसा ही घुमा रहा है, तो दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, ठीक है? तो दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो ये दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अगर एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो हम टॉ1 माइनस टॉ2 लेते हैं, तो नेट टॉर्क कितना होगा? टॉ ए बी प्लस टॉ सी डी। अब इसकी वैल्यू डाल दी हमने, तो यहाँ पे b/2 प्लस b/2 कितना हो जाएगा? b। आई एल बी तो कॉमन है, तो ये हो जाएगा आई एल बी बी। तो एल इंटू बी क्या होता है? एरिया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा? एरिया। तो एरिया होने के कारण क्या हो जाएगा? आई ए बी। व्हाट इज ए? ए इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द लूप। आई इज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? हमने सिंगल लूप के लिए लिया था और एंगल कुछ नहीं था उसके बीच में, ऐसा प्लेन रखा था। अगर प्लेन कुछ एंगल बनाता है, मतलब एरिया वेक्टर कुछ एंगल बनाता है, क्या? एरिया वेक्टर। देखिए मैंने पहले बोला था एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन। बात समझ में आ रही है? देखो, एरिया वेक्टर ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और एरिया वेक्टर ऐसा है, तो ये 90 डिग्री बना रहा है इसके साथ, बराबर है एरिया वेक्टर। लेकिन एरिया वेक्टर ऐसा घूमता है तो अदर देन 90 होगा, और ऐसा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमने क्या लिया? फॉर एनी एंगल साइन थीटा ले लिया, आई ए बी साइन थीटा। तो ये क्या हुआ? फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा? एन आई ए बी साइन थीटा। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो एक्सप्रेशन लिया था हमने एक टर्न के लिए लिया, अगर हम ऐसे एन टर्न लेते तो करंट बिकम एन आई, और एंगल बनाता है तो बिकम साइन थीटा। तो ये दिस इज नथिंग फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग लूप। एनी डाउट? देखो पूरा ये ब्रेथ है ना, पूरी ये वाली, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा और ये कितना होगा? तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये कितनी दूरी पे आता है? तो वो भी कितनी दूरी पे आता है? क्लियर है? ओके, तो हम थोड़ा आगे जाते हैं। और अब हमारे पास टॉर्क का एक क्वेश्चन। हाँ बोलो। वर्टिकल मतलब? तो सीडी पे बीसी पे एक्ट होता फोर्स, एबी पे नहीं होता। एबी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जाती। तो टॉर्क किस पे होता? सीडी पे होता। कहाँ पे होता? हाँ बीसी पे होता और डीए पे होता। देखो देखो, ए ऐसा लूप है ना आपका, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती तो ये अलोंग द डायरेक्शन जाता और ये परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन आता। बात समझ में आ रही है? तो फोर्स किसके ऊपर एक्ट होता? इस सेक्शन के ऊपर फोर्स एक्ट होता है। इस सेक्शन पे फोर्स एक्ट ही नहीं होता क्योंकि एंगल कितना बन रहा है? 0। तो साइन 0 0 होता है, इसलिए फोर्स एक्ट नहीं होता। बात समझ में आई? हाँ ओके, तो आगे जाते हैं। हमारे पास टॉर्क है, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। अब देखिए एन आई ए इज इक्वल टू एम, दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट।
आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा था। हाँ, वैसे ही ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होती है, एन आई ए। तो टॉर्क कितना बन जाएगा आपका, यम बी साइन थीटा। तो टॉर्क क्या होगा आपका, यम क्रॉस बी। एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है। क्लियर है, बिकॉज एरिया क्या होता है आपका, वेक्टर होता है इसलिए। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट होगी एन आई ए, तो हमने यम एन आई के जगह पे यम रख दिया यहाँ पे, तो यम बी साइन थीटा होगा, लेकिन यम बी साइन थीटा इज ऑल्सो रिटर्न एज यम क्रॉस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक टॉर्क आया था, टॉर्क ऑन डायपोल। क्या था इसका इक्वेशन, पी क्रॉस ई था कुछ। हाँ, तो पी क्रॉस ई हो गया। अब देखो दोनों का कनेक्शन सेम आ रहा है। ये कौन सी मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है, बराबर है। ये कौन सी मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, बराबर। ये कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन दोनों के एक्सप्रेशन देखो सिमिलर दिख रहे हैं। यहाँ पर फील्ड है, यहाँ पर फील्ड है, यहाँ पे मोमेंट है, यहाँ पे मोमेंट है, तो बोथ आर लुकिंग लाइक अ सिमिलर इक्वेशन। ठीक है, तो ये अगर डायपोल हो सकता है तो करंट कैरिंग लूप इज ऑल्सो एक्ट एज अ, बस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। नहीं, वो इलेक्ट्रिक डायपोल का इक्वेशन है, सिर्फ हम रिसेम्बलेंस कर सकते हैं कि अगर डायपोल का इक्वेशन वैसा आ सकता है और इसी इक्वेशन का नेचर भी वैसा ही दिख रहा है, तो हम मान सकते हैं कि ये भी करंट कैरिंग लूप एक इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होगा, मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करेगा, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई। तो दैट इज द केस। तो ये मैग्नेटिक के रिलेटेड है, इसलिए इसको मैग्नेटिक डायपोल की तरह ट्रीट करेंगे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट करंट कैरिंग लूप इज एक्ट एज अ मैग्नेटिक डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट इज एन आई ए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 होगा तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आई इंटू ए आएगा। क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट विल सी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving in a orbit। magnetic moment of an electron in orbit। ठीक है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हो इसका आगे भी। तो हम कंसीडर करते हैं एक हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस में कितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एक, बराबर है। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है उसके अंदर, रिवॉल्व कर रहा है। अब सिंपल सी बात है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्लियर है, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है म्हणजे मतलब क्या हो रहा है, चार्ज इज फ्लोइंग। अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो क्या सेटअप हो रहा है, करंट। करंट सेटअप, चार्ज फ्लो होगा तो करंट सेटअप होगा, और करंट सेटअप होने के कारण क्या तैयार होगी, मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई, कनेक्शन समझ में आया है तीनों में। इसीलिए आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर। हाँ, तो क्वांटम नंबर से ना आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपने पढ़ा होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होता है ना, 2l+1। देखिए, तो यहां से आर है हमारा ये वाला, ठीक है, ये रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगी। अब देखिए, एज द इलेक्ट्रॉन इज moving in a fixed orbit, that's why the circular current is set up। So let I consider, let an electron is revolving in circular orbit around a nucleus of radius r। ठीक है, as electron is revolving
it set up the circulating current गिव I। तो I कितना होगा हमारा, टोटल चार्ज कितना है हमारा Q अपॉन टाइम पीरियड T। टोटल टाइम कितना लेता है घूमने के लिए, T लेता है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इतना करंट सेटअप होगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ Q बाई टी, ठीक है। तो करंट कितना मिला हमें, Q बाई टी। अब इसका एरिया कितना होगा सर्कुलर लूप का, ये भी लूप ही होगा ना, एक करंट कैरिंग लूप जैसा काम करेगा। हाँ, तो पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये दिखता नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका मतलब वो एक लूप की तरह काम कर रहा है, सर्कुलर करंट सेटअप हो रहा है। हमने लास्ट इसमें रेक्टेंगुलर लूप लिया था इससे, बराबर है। अब मैं मानता हूं कि यहाँ पे वायर नहीं है, ओनली वायर नहीं है ऐसा मान लेता हूं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो इस तरह से घूम रहा है, वो भी क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर लूप ही होगा, करंट कैरिंग लूप। हाँ, तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया है और वो इलेक्ट्रॉन कैसा घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होगा। बात समझ में आई। हाँ, हेंस द मैग्नेटिक मोमेंट, और कितने लूप है, एक ही है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट। इसके लिए मैं थोड़ा अलग सिंबल यूज करता हूँ, म्यू, जो और कौन सा है, ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, इसलिए कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इसके लिए यल सिंबल यूज किया जाता है, पता है। अरे ऑर्बिटल के लिए यल होता है, स्पिन के लिए यस होता है, प्रिंसिपल के लिए यन होता है ना। तो इस तरह से ये म्यू यल, यल इज फॉर ऑर्बिटल, ठीक है। पहली ऑर्बिट है, यल इज इक्वल टू 1 करो, दूसरी ऑर्बिट आती है तो यल इज इक्वल टू जो भी आपके नंबर के हिसाब से होता है, पीएक्स पीवाई पीजेड के लिए, है ना नंबर वैसे। हाँ, तो इस तरह से म्यूएल लिया। म्यूएल क्या आएगा आपका, आई इंटू ये अभी निकाला है हमने। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, एन आई ए, क्लियर। मैंने सिर्फ सिंबल चेंज किया, बाकी कुछ नहीं, एम की जगह म्यूएल लिया है ताकि इलेक्ट्रॉन सिंगल है। वायर के लिए हम एम लेंगे, ठीक है, लेकिन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ट्रीट करेगा लूप की तरफ, इसलिए म्यूएल लिया है। एल इज फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इज द सिंबल फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने, एक ही है, एक ही ऑर्बिट है। बात समझ में आई। हाँ, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो 1 किया तो क्या बचेगा, मैग्नेटिक मोमेंट आई ए बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, so that's why here we can write mu L is equal to I into pi r square, क्लियर है। अब I की भी वैल्यू हमारे पास है, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ I, t पाई r स्क्वायर म्यू L। अब देखो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड नहीं पता है, बट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ फिक्स ऑर्बिट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गई उसकी। हाँ, तो मान लेते लेट इलेक्ट्रॉन is moving with constant speed v, hence क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस होगा 2 पाई आर अपॉन टाइम पीरियड कितना होगा t, क्लियर है। हाँ, तो t कितना मिलेगा हमें यहाँ से, t इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाय v, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो व्हाट इज म्यूएल देन, म्यूएल इज इक्वल टू q अपॉन 2 पाई आर, v ऊपर जाएगा इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। तो यहां से क्या हुआ, आर आर गेट कैंसल, ठीक है, पाई पाई इज ऑल्सो गेट कैंसल। तो क्या मिला आपको, म्यूएल इज इक्वल टू क्यू वी आर अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम, ओके। तो इस तरह से आपका क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द ऑर्बिटल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखिए, आपने क्वांटाइजेशन बोर्स एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा होगा 11th में, उसमें आपको एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया होगा, कॉन्जर्व होता है, सेकंड बोर्स पोस्टुलेट। तो एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्व होता है तो एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है फॉर क्वांटाइजेशन,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा अरेंजमेंट कर लेता हूँ। देखो, तो मैं m से मल्टीप्लाई करूंगा मास से, तो म्यू एल इज इक्वल टू क्यू एम वी आर अपॉन 2m। कोई प्रॉब्लम? ओके, व्हाट इज एम वी आर? क्लासिकल, ये तो क्वांटम की तरह हो गया। क्वांटम मतलब NH अपॉन 2 होता है, डिस्क्रीट वैल्यू। लेकिन हमने मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कितना होता है? एम वी आर होता है ना? तो आरपी होता है ना, आर क्रॉस पी, बराबर है? तो आर क्रॉस पी मतलब पी इज इक्वल टू एम वी होता है, तो एम वी आर हो गया। तो यल इज इक्वल टू व्हाट? एम वी आर। हेंस वी कैन से दैट म्यू एल इज इक्वल टू क्यू इंटू यल अपॉन 2m। बट व्हाट इज द चार्ज? इलेक्ट्रॉन है, तो मैं माइनस ई यल अपॉन 2m लिख लेता हूं। तो दैट इज नथिंग बट द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो यहाँ पे ई अपॉन 2m, मैं देखो क्या करता हूँ, ई अपॉन 2m यहाँ पे लिखता हूँ माइनस एल। क्या दिख रहा है आपको? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एंगुलर मोमेंटम भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, वहां पे सिर्फ आपने पढ़ा होगा। देखिए, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। देखो यहाँ पे माइनस साइन का मतलब क्या होगा? अगर ये वेक्टर ऊपर है तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्या होगा? नीचे होगा। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ कि एक आधा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ऑर्बिट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम थंब की तरफ शो करेगा इस तरह से, बराबर है? एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो हमारे पास यही है डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। तो एंगुलर मोमेंटम कहा जाएगा ऊपर, तो ये क्या डिनोट करेगा? यल। तो नीचे क्या रहेगा? म्यू यल। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो दैट यू हैव सीन इन द केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया आपका एक एक्सप्रेशन। बट अकॉर्डिंग टू बोर्स लॉ और क्वांटाइजेशन रूल, क्या होता है क्वांटाइजेशन रूल के हिसाब से? एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज एनएच अपॉन 2 पाई। तो म्यूएल कितना बनेगा? माइनस ई एन ई एच अपॉन 4 पाई एम, बराबर है? अब इसमें देखो, 4 पाई एम इज कांस्टेंट, जो मैंने ब्रैकेट निकाला है पूरी की पूरी टर्म कैसी है? कांस्टेंट टर्म है। हाँ, एन क्या बताता है आपको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट नंबर। अगर पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका कितना होगा? ई एच अपॉन 4 पाई एम। दूसरे ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 ई एच अपॉन 4 पाई एम। अगर आप इसकी एक एन की वैल्यू 1 डाल के ये पूरी वैल्यू आप अगर आप डालते हो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट, एच क्या है आपका? प्लैंक कांस्टेंट, 4 पाई एम की वैल्यू डाल देते, ये सब चीजें डालने के बाद जो वैल्यू निकलती है दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। बात समझ में आई? हाँ, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का कैसे मास चेंज होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन का मास वही होता है। हाँ, नहीं, एटम का नहीं, इलेक्ट्रॉन का निकाला हमने पहले से। डायग्राम हमने इलेक्ट्रॉन के लिए ली थी। ठीक है, तो अब अगर इसकी बात करते हम, तो ये कांस्टेंट रहेगा। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखिए ये लेक्चर होने के बाद, और आपको डायरेक्टली वैल्यू मैडम ने लिख के दी होगी, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फर्स्ट ऑर्बिट दी होगी शायद 11th में। तो ये वैल्यू, या फिर इस पे गूगल पे सर्च कीजिए, वैल्यू मिलेगी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, और इसमें वैल्यू डाल के देखिए, ये कैलकुलेट कीजिए, वो वैल्यू और ये वैल्यू एग्जैक्टली मैच होती है। हाँ, तो ये इसको कैलकुलेट कीजिए, वो मैच हो जाएगी। तो ये क्या हुआ आपका? मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर हो गया आपका। क्लियर है? हाँ, सो दिस इज द एक्सप्रेशन। कभी कभी आपको ओमेगा के फॉर्म में भी पूछा जाता है, तो आपको अगर एक तो ये शो करने के लिए बोलेंगे, या फिर ओमेगा के फॉर्म में करने के लिए बोलेंगे, या फिर आपको क्वांटाइज रूल लगा के करने के लिए बोलेंगे।
क्वांटाइज रूल लगाना है, या फिर बोल सकते हैं कि शो दैट द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इज अपोजिट टू द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। तो यहाँ तक शो करना है। यहाँ पे माइनस साइन क्या डिनोट करता है आपको? एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अगर आपको पूछ लिया ओमेगा के फॉर्म में तो वो एक बता देता हूँ। देखो यही एक्सप्रेशन मैं ऊपर लेता हूँ। म्यूएल क्या है हमारे पास? क्यू वी आर बाई टू, बट देर इज अ रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। हाँ, तो पुट कर दो तो म्यूएल कितना आएगा आपका? क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाय टू। ये ओमेगा के फॉर्म में हो गया। क्लियर है? So this is nothing but all about the equation of magnetic moment of electron in a orbit. ठीक है? हाँ, तो आपको जो जो पूछा जाएगा पार्ट में, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा शो दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज दिस वन और दिस वन, और शो दैट मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इज एक्जैक्टली अपोजिट टू एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। ये पूछा जाएगा तो वहां तक ही सॉल्व करना है, पूरा का पूरा नहीं लिखना है उसमें। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है? एनी डाउट यहाँ तक? कुछ भी नहीं है? ठीक है। अब इसके बाद का पॉइंट क्या है? तो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक बता देता हूं मैं। अगर कोई बार मैग्नेट हम ऑसिलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो किस तरह से टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कभी कभी कॉम्पिटिटिव में पूछ लेते हैं ऐसे। देखो ये एक अगर मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर मैंने एक बार मैग्नेट सस्पेंड कर दिया थ्रेड से, क्या एंगल बनाया इसने? थीटा बनाया हुआ है। तो जैसे इसको घुमाऊंगा ऐसे तो ऐसा ऐसा घूमता रहेगा, ये इस तरह से घूमेगा, कुछ देर के बाद स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, बट घूमेगा ऐसे ऐसे, तो ये क्या हुआ? ऑसिलेट हो रहा है। तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा तो क्या होगा देख लेते हैं। तो ये ऐसा घूम रहा है तो इसको रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। रिस्टोरिंग रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है? देखो रिस्टोरिंग टॉर्क हमने 11th में पढ़ा था। रिस्टोरिंग कांस्टेंट इनटू एंगल, अगर एंगल थीटा है तो थीटा ले लेते हैं, के थीटा के बराबर होता है। रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा? के थीटा हो जाएगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन जितना भी देगा तो ये हमने शायद इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पता नहीं, आपके बुक में है क्या ये पॉइंट? नहीं है? ऐसा है क्या? और एक इक्वेशन हमने टॉर्क के लिए भी लिया था, कुछ सर्कुलर मोशन में भी लिया था, ये यहाँ पे थीटा का आ रहा है, और एक सर्कुलर मोशन एंगुलर के लिए आया था। टॉर्क इज इक्वल टू कुछ लिया था हमने, मैं बताता हूँ चैप्टर का नाम। नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा है? पढ़ा था ना हमने? तो उसमें टॉर्क लिया था हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, आई इंटू अल्फा ऐसा कुछ लिया था। हाँ ठीक है। अब मैंने अगर ये बार मैग्नेट लिया है तो बार मैग्नेट कैसा होगा? एक चौकनी रॉड होगा ऐसा, रेक्टेंगुलर रॉड। उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। हर एक ऑब्जेक्ट का जब रोटेशन लेता है तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। आई अल्फा क्या है आपका? एंगुलर एक्सलेरेशन। तो टॉर्क कितना हो जाएगा आपका? आई इंटू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ये भी हमने देखा था एंगुलर एक्सलेरेशन। डी ओमेगा बाई डी टी होगा अल्फा की वैल्यू, और ओमेगा होगा डी थीटा बाई डी टी, तो ये हो जाएगा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना होगा रिस्टोरिंग टॉर्क? आई इंटू डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है। अब दूसरा हमें एक देखना है अप्लाइड टॉर्क। अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ अप्लाइड टॉर्क होगा। क्या होगा? ये मैग्नेट की तरह काम करेगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा? एम बी साइन थीटा, अभी लिखा है हमने।
ठीक है, टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, mb sin थीटा। ये डायपोल ही होगा ना, बार मैग्नेट डायपोल की तरह ही एक्ट करता है, दो ही पोल होते हैं उसमें। अगर मैं बोलता हूं अंडर इक्विलिब्रियम, दोनों क्या हो जाएंगे, टॉर्क सेम हो जाएंगे। तो I d2 थीटा बाय dt स्क्वायर, यहाँ पे I क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करंट नहीं है, नहीं तो करोगे करंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो I इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा हो गया। ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा बिकम थीटा, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, थीटा टेंस टू जीरो लिमिट कंटिन्यूटी में, थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बिकम थीटा एंड ऑल्सो टेन थीटा बिकम थीटा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी इंटू थीटा। क्लियर है, अब इसको इधर लेके आते हैं। अब देखो यहाँ पे रिस्टोरिंग हमने दिया था वर्ड, तो ये माइनस में होगा, बात समझ में आई कि नहीं, रिस्टोरिंग लिया था, मतलब एक अगर उसको इधर खींच रहा है तो ये इसको इधर खींचेगा, उल्टे डायरेक्शन में। रिस्टोरिंग मतलब एक अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड उसको इधर डिफ्लेक्ट कर रही है तो ये रिस्टोर करने की पोजीशन करेगा। रिस्टोर मतलब जहां से डिफ्लेक्ट हुआ है वही लाने की कोशिश, दोनों टॉर्क अपोजिट में आएंगे, इसलिए माइनस साइन रहेगा दोनों के बीच में। तो मैं यहाँ पे कर दिया ये, तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये माइनस के कारण हम अगर इसको इधर लेके आते तो क्या हो जाएगा, I डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस एम बी इंटू थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैं आपको एक इक्वेशन लिख के देता हूं, डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक किसका इक्वेशन था, हमने पढ़ा हुआ है, मैंने बोला भी था इंपॉर्टेंट है करके, हाँ एस एच एम, करेक्ट, वेरी गुड। तो कौन सा ये एस एच एम का इक्वेशन है, बराबर है। हाँ, एक्स क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर सीधी वाली, ये भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों को कंपेयर करके देखो आप, ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर। हाँ, तो हम अगर इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, एम बी अपॉन आई, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई। ठीक है, तो ओमेगा टू पाई बाई टी होता है। हाँ, तो टाइम पीरियड कितना आएगा देखो, टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय एम बी एंड दिस इज नथिंग बट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, क्या क्या पता होना चाहिए, जिसको भी आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नेटिक मोमेंट और उस पर्टिकुलर बॉडी का जो भी मैग्नेटिक बॉडी होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वैल्यू डालने के बाद आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मिल जाएगा। क्लियर है, ओके, तो यहीं पे हम सॉल्व करते हैं, कल हम गैल्वेनोमीटर को स्टार्ट करेंगे।